स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2019 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2। ओके स्टूडेंट्स, ये पास्ट पेपर आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में मोस्टली क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम ये प्लेलिस्ट 2011 से सॉल्व करते आ रहे हैं। 10 इयर्स और पेपर हमने सॉल्व किए 2011 to 2022 तक हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको लाजमी देखें ताकि आपको फाइनल पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रीडिंग इज गिवन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 1/10 तक हमने जाना है, तो वो कितना होगा, कौन सी रीडिंग बता रही हमें। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स बताई गई वो सारी सेंटीमीटर्स में है। तो एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इट्स मीन कि ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो मिलीमीटर्स में आ जाएगी रीडिंग। 1/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो उसने कहा मिलीमीटर का भी 1/10 कौन सी रीडिंग शो कर रही है, यानी कि दोबारा से 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये वाली रीडिंग हमने फाइंड करनी है, 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद कितने जीरो आपके पास होने चाहिए, 2। तो वो कौन से हैं, बी पार्ट में है पॉइंट के बाद 2 0। तो इट्स मीन के 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक की रीडिंग शो कर रही है हमें, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ वुमन रन्स 2 किलोमीटर फ्रॉम x to y in 20 minutes, okay, and then rest at y for 10 minutes. She then takes 10 minutes to run 1.6 किलोमीटर फ्रॉम y to z। ओके, ये ग्राफ हमें शो किया गया है यहाँ पर, जस्ट मूव किया है। What is the size of her average velocity for the journey from x to z? तो x से z तक जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी। स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी। वेलोसिटी का मीन है कि हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, और डिस्प्लेसमेंट x to y यहाँ से लेकर ये स्ट्रेट लाइन z तक है, ये वाली जो कि 2.4 किलोमीटर है। इट्स मीन अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, v एवरेज लिख देता हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है 2.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम, जिसमें जो ऑब्जेक्ट हो x to z तक पहुंचा, तो कितना टाइम में पहुंचा है, पहले 20 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 मिनट्स वो रेस्ट किया है उसने, और फिर 10 मिनट्स, यानी टोटल 40 मिनट्स उसने जो है 40 मिनट्स में डिस्टेंस कवर किया है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.06 किलोमीटर पर मिनट। तो स्टूडेंट्स, ए पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अ साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट 8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स टू 12 मीटर पर सेकंड इन अ टाइम ऑफ 6 सेकंड। व्हिच एक्सप्रेशन गिव्स द साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वी नो दैट क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि u माइनस इनिशियल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय t। तो फाइनल यहाँ पर 12 है, एंड 12 माइनस इनिशियल 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ही d पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायग्राम शोस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मूविंग ऑब्जेक्ट? तो मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हमें ग्राफ से प्रिडिक्ट करना है। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। बहुत स्मॉल टाइम में बहुत फास्ट डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले ग्राफ से मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बट ग्रेजुअली फिर उसका जो इंक्रीज आ रहा है डिस्टेंस में वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है। ये ग्राफ यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसकी स्पीड स्लो हो रही है, वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है, और फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, तो उसका डिस्टेंस फिर कांस्टेंट हो गया विद टाइम। तो हमने ऑब्जेक्ट प्रेडिक्ट करना है। ए ऑप्शन है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोवर। नो, a car starting from rest speeding up as it moves away from the traffic signal। no, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ रहा है, पहले मूव कर रहा था बाद में रेस्ट में आ रहा है। सी ऑप्शन है, a rock dropped from a high cliff falling into the sea below। no, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा था तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, यहाँ पर जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई है इस रीजन में। लास्ट ऑप्शन है, a train braking to a halt as it stopped at a station। yes, तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो स्लो हो रहा है, यानी ब्रेक सप्लाई हो रही है, तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस
that act between bodies in the solar system are listed below. P, the force on the moon due to the earth. Q, the force on the moon due to the sun. Okay, R, the force on the earth due to the moon. S, the force on the moon due to the sun. Okay. Which two forces are Newton's third law pair action and reaction? तो कौन सी forces action and reaction है? तो एक्शन रिएक्शन एज वी नो दैट कि अगर मून जो है वो अर्थ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसे हम ई का नाम दे रहे हैं, अगर ये एक्शन है इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि अर्थ बी मून पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो क्या ऐसा पेयर है जिसपे बात हो रही हो दी फोर्स ऑन दी अर्थ ड्यू टू दी मून? वो देखते हैं। द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन, नो, ड्यू टू द मून होना चाहिए। द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून, यस। तो मीन पी और आर जो है वो एक्शन और रिएक्शन का पेयर बन रहा है, यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा, जिसमें पी एंड आर जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ पैराशूटिस्ट ऑफ मास 60 kg falls at a steady speed of 10 meter per second. The gravitational field strength G is 10 Newton per kg. What is the upward force acting on the parachutist? तो अपवर्ड फोर्स पैराशूट पर कितनी लग रही है ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा हो, इट्स मीन उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड का मीन ये है कि जितनी फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उतनी फोर्स ही अपवर्ड एक्ट कर रही है। ओके, यानी कि एक पैराशूटिस्ट है, वो अगर इस तरह फॉल कर रहा है तो जितनी डाउनवर्ड फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है उतनी अपवर्ड, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई तो स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पैराशूटिस्ट पर डाउनवर्ड फोर्स कितनी अप्लाई कर रही है, अगर हम ये फाइंड कर लें तो अपवर्ड भी उतनी ही होगी। तो डाउनवर्ड कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है? वेट, यानी कि हम इस पैराशूटिस्ट का वेट कैलकुलेट कर ले तो उतनी ही अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो दैट mg, m हमारे पास जो है वो 60 है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है g है वो है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा हमारे पास। इट्स मीन उसका वेट 600 है, मीन के जो फोर्स अप्लाई हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी 600 ही है। तो मीन डी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। A force moves a box up a rough slope. Okay, the diagram shows 4 forces acting on the box. Which is the force due to the friction on the box? तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी? ये जो बॉक्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। इट्स मीन जो सी है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट P इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट Q। ओके, P का मास ज्यादा है Q से। The object contains different amount of matter and have a different resistance to change of motion. Which row is correct? तो स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इट्स मीन कि उसमें मैटर ज्यादा है, यानी कि P में मैटर क्या है? ग्रेटर है। तो मैं P के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा दूं तो इसका मतलब ये ग्रेटर है Q से। ओके, और जिसका मास ज्यादा हो वो नो दैट कि उसमें इनर्शिया ज्यादा होता है, और इनर्शिया ज्यादा होने से वो उसको अगर पोजीशन उसकी या स्टेट उसकी चेंज करनी हो तो वो उसको ज्यादा रेजिस्ट करता है। तो P ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा उसकी स्टेट में जब चेंज लेके आएंगे। तो रेजिस्टेंस भी P की ज्यादा और मास यानी कि मैटर भी P में ज्यादा होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैटर P में है, यस, एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज द मोशन P में है, यस, दोनों P में ही ज्यादा क्योंकि P का मास ज्यादा है। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4 objects of different masses are situated in place with different gravitational field strengths. Okay, which object has the greater weight? तो ग्रेटर वेट किसका होगा ये हमने कैलकुलेट करना है, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखें, जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, एंड मास है, तो मास गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। तो सबका वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाई 10.4, ये हमारे पास आ जाएगा 31.2, इसका वेट न्यूटन में आ जाएगा हमारे पास। ओके, एंड सेकंड है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 9.5, 33.25।
and the C option is 4 multiplied by 10.2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40.8 and D option है 4.5 multiplied by 9, तो हमारे पास आ जाएगा 40.5। तो सबसे ज्यादा वेट किस में आया स्टूडेंट्स? सी पार्ट में, यानी यहाँ पर 40.8, तो इट्स मीन कि सी जो वेट है ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और मास दोनों पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। A uniform meter rule is balanced by a 14 Newton weight as shown. Okay, what is the weight W of the meter rule? meter rule का हमने weight कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये जैसे कि बताया गया कि मीटर रूल बैलेंस है, अगर ये बैलेंस है इट्स मीन कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है एंड जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों सेम है। तो स्टूडेंट्स हम जो है पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड कर लेते हैं, वो यानी कि मूवमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो मूवमेंट कैसे आएगा? मूवमेंट एंड टॉर्क सेम थिंग है, एज यू नो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं F क्रॉस R, फोर्स मल्टीप्लाई बाय R डिस्टेंस, तो F क्रॉस R हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन सेंटीमीटर। ये हमारे पास मोमेंट आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमने क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो सेम 40 ही होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास रॉड है ये बैलेंस है। ओके, अगर ये बैलेंस है तो वो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो 40 होगा, क्योंकि दोनों तरफ मूवमेंट सेम होगा तो रॉड बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो मूवमेंट हमें पता चल गया जो कि है 40 इज इक्वल टू, हम करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब इस फोर्स का जो वेट है, एक्चुअली फोर्स क्या लग रही है? वेट, ठीक है। तो हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 एंड 40। ये टोटल इस तरह कर ले, टोटल 50 है, तो 50 में से ये 10 माइनस कर दे तो 40 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 40, तो 40 और 40 कैंसिल आउट, और फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 न्यूटन, यानी कि जो वेट है रॉड का वो कितना है? 1 न्यूटन है। ओके, तो कौन सा पार्ट करेक्ट होगा? ए पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले पेपर्स के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचते रहें, ताकि आप अपने फाइनल पेपर्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अ लार्ज हुक स्टिक्स into a pencil. The hook and the pencil are balanced on the edge of the table as shown. Where is the center of the mass of the hook and the pencil? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये हुक एंड पेंसिल बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है इट्स मीन कि जहाँ ये हुक टच हो रही है यहीं पर सेंटर ऑफ मास है, जिसकी वजह से यहाँ रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। इट्स मीन कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बी पार्ट होगा, क्योंकि नियरेस्ट टू दिस पॉइंट इज बी। बी ही है जो इसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है और इसके करीब करीब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन फॉर अ मटेरियल। ओके, एट विच पॉइंट इज द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो होती है जहां पर कांस्टेंट ग्राफ जो है वेरिएबल ग्राफ में चेंज हो जाता है। जैसे ये पॉइंट ए देखें, ए तक ये ग्राफ टोटली कांस्टेंट है, लेकिन ए के बाद ये वेरिएबल ग्राफ हो गया, इसमें जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। इट्स मीन कि ए जो है वो लिमिट है प्रोपोर्शनैलिटी की। ओके, दिस इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A length of metal wire is made from a radioactive isotopes of the metal. Okay, the diagram shows meshes suspended from the end of the wire. Okay, the meshes are removed from the wire. Which property change? Okay, अगर स्टूडेंट्स हमने ये meshes रिमूव कर दी हैं तो अब जो वायर है उसमें टेंशन खत्म होगी। अगर वायर में टेंशन खत्म होगी तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स। नो, हाफ लाइफ पर लोड से मैसेज से कोई इफेक्ट नहीं होता। लेंथ ऑफ द वायर, यस, जो लेंथ है वायर की वो चेंज हो जाएगी, तो बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी दैट इज सील्ड एट वन एंड। ओके, यहाँ से सील्ड है। व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस h व्हेन द मैनोमीटर इज टेकन हायर अप टू द माउंटेन? तो स्टूडेंट जब हम माउंटेन पर जाएंगे तो होगा क्या, वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, माउंटेन पर प्रेशर लो होता है। अब माउंटेन पर प्रेशर लो होगा तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। उस डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो लिक्विड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा।
प्रेशर डिक्रीज होने से, और ये जो h हाइट है ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन है इट डिक्रीजेस बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। यस, जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। The pressure on the gas contained in a sealed syringe is slowly doubles and volume of the gas halved. Okay, what must be true about the density and the temperature of the gas? तो first पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया गया है इट्स मीन द डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है we know that वो इज इक्वल होती है mass divided by volume। तो आपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम को हाफ करने से डेंसिटी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी इंक्रीज होगी एंड टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ना ही हमने हीट दी है सिस्टम को, ना ही हीट हमने ली है, तो टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड डेंसिटी इंक्रीज, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड which expression gives the increase in gravitational potential energy of the object? तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है mass multiply by the velocity mv, नो ये एनर्जी बनती ही नहीं है। बी ऑप्शन है mass multiply by its acceleration ma, ये फोर्स होती है, एनर्जी नहीं होती अगेन। सी पार्ट है रेट ऑफ विच वर्क इज डन, ये पावर होती है जिस रेट से हम वर्क करते हैं, तो ये भी एनर्जी के इक्वल नहीं होती। डी ऑप्शन है वेट मल्टीप्लाई बाय इट्स इंक्रीज इन हाइट WH, तो यस दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम PE कहते हैं, क्योंकि PE इज इक्वल टू होती है mgh और mg होता है वेट। तो यानी कि डी पार्ट करेक्ट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। द डायग्राम शोज अ स्मॉल कार ऑफ मास 500 kg अप्रोचिंग अ हिल। It moves up the hill with constant speed. The gravitational field strength G is 10 Newton per kg. Ignoring friction, how much work is done moving the car up to the hill? तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा कार को 10 मीटर की हाइट पर पहुंचाने के लिए? तो स्टूडेंट्स हमें वर्क डन करना पड़ेगा जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वी नो दैट यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्क डन हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, वर्क डन जो है वो कैपिटल W होता है, स्मॉल w नहीं होता। तो स्मॉल w जो है वो वेट होता है। तो वी नो दैट के जो कैपिटल वर्क डन है यानी कि W वो इज इक्वल होता है mgh। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें जो m है यानी कि मैस वो कितना है हमारे पास कार का 500, ग्रेविटेशनल फ्री स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो 10 है एंड हाइट जहां पर हमने लेके जाना है वो भी 10 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 ओके जूल में। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट यूज एन AC जनरेटर? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है जिसपे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बस AC जनरेटर यूज नहीं कर रहे? ए ऑप्शन है जियोथर्मल पावर स्टेशन। क्या जियोथर्मल पावर स्टेशन में AC जनरेटर यूज होता है? यस होता है। बी ऑप्शन सोलर पैनल। नो, सोलर पैनल में AC जनरेटर का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली सोलर पैनल से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो 18 यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 3 solar panels have a total area of 7.2 meter square. Together they produce 1 kilowatt of power. Okay, an area of 1 meter square of each panel receives 0.8 kilojoule of energy from the sun in 1 second. Okay, what is the efficiency of the solar panel? Efficiency हमने कैलकुलेट करनी है। As we know that efficiency is equal to होती है output divided by input मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमने आउटपुट निकालनी है और इनपुट और यहाँ पे पुट करके एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आउटपुट है वो किसके इक्वल होगी? अब देखें यहाँ पर जो सोलर पैनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो 1 किलोवाट है। तो पावर जो होती है वो होती है पर सेकंड में जो एनर्जी इतनी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि पर सेकंड में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो 1 किलो हो रही है। 1 किलो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड में, 1 सेकंड में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितना एरिया है? 7.2 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल हमारे पास 7.2 मीटर स्क्वायर एरिया है।
हमने अब इस एरिया को, और इससे एनर्जी कितनी निकल रही है 1 किलोवाट। हमने देखना है कि पर मीटर स्क्वायर कितना हमारे पास एनर्जी आएगी। तो हमने जो टोटल एनर्जी है उसको एरिया से डिवाइड कर देना है। तो 1 किलोवाट एनर्जी है, तो 1 डिवाइडेड बाय 7.2 करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 0। आउटपुट हमारे पास आ रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया की। आउटपुट जो है वो है 0.138888, इसको राउंड ऑफ करके 9 कर लेता हूँ। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया पे जो एनर्जी आ रही है, जितनी हमें आउटपुट मिल रही है, वो है 0.1389 किलो जॉल्स में, ये किलो में। अब इनपुट कितनी ट्रांसफर कर रहा है पर मीटर स्क्वायर एरिया, वो है 0.8 किलो जॉल। तो इनको डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, आउटपुट 0.1389 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 100। तो वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं मैं, 0.13889 डिवाइडेड बाई 0.8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, एफिशिएंसी आ रही है स्टूडेंट 0.17, और मल्टीप्लाई बाई 100 हमने इसे भी करना है। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 17%। तो एफिशिएंसी हमारे पास आ रही है स्टूडेंट 17%, यानी कि बी पार्ट करेक्ट होगा 17%। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लास्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। A student suggested 3 different definitions of power. One is energy transfer per second. Okay, correct है. B is force multiplied by distance move. No. FD तो work done होता है, ये power तो नहीं होती। B part correct नहीं है, यानी कि B option correct नहीं है, power की definition नहीं। थर्ड है rate of doing work. Yes, ये भी power होती है। Which definition are correct? 1 and 3 correct है, as we know that, तो C option correct होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी करें, ताकि आने वाले पेपर्स के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आप लोगों तक मिल सके। नेक्स्ट, इसी पेपर का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ नीचे आने वाली जो सजेस्टेड वीडियोस है वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां क्लिक करके जैसे मैं अपलोड करूंगा तो सजेस्टेड वीडियो में आ जाएगा, और वो आप इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।